हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। आइए समाजशास्त्र की कड़ी के रूप में पहले हमने आपको अभी कल दुर्खिम के पहले पार्ट के बारे में बताया था। दुर्खिम से बहुत सारे जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उनकी आगे हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम दुर्खिम की पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। दुर्खिम की जो पुस्तकें हैं वो बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिनमें से मुख्य पुस्तकें हैं अपना दी सबसे पहले है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कौन सी पुस्तक है? द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन। यह पुस्तक सबसे पहले लिखी गई 1893 में। दूसरी पुस्तक है उनकी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्र पद्धति के नियम, 1895 में। तीसरी जो पुस्तक थी क्रमवार, सारी पुस्तकें यहाँ दी गई हैं महत्वपूर्ण। तीसरी पुस्तक है द सुसाइड, आत्महत्या, 1897। अगली पुस्तक है इनकी द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, यानी कि धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, ये 1912 में लिखी गई थी। अगली पुस्तक है सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, ये 1924 में। आगे है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, 1922, शिक्षा एवं समाजशास्त्र। अगली पुस्तक है उनकी मोरल एजुकेशन, 1925, जिसको हम नैतिक शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं। दी सोशोलॉजी, 1928, समाजवाद इनकी पुस्तक है। फिर है प्रैग्मेटिक एंड सोशोलॉजी, व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र। अगली पुस्तक है इनकी सोशोलॉजी एंड सेंट साइमन। आगे हम बात करते हैं उक्त पुस्तकें दुर्खिम की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ये आपके यहाँ से 5वें नंबर से और 9वें नंबर तक की जितनी पुस्तकें हैं, ये उक्त पुस्तकें सारी ये हैं दुर्खिम की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। अगला है दुर्खिम को समाजशास्त्र में पहले व्यवस्थित प्रकारवादी के रूप में, अगर आता है कभी क्वेश्चन की व्यवस्थित प्रकारवादी के रूप में किस समाजशास्त्री को जानते हैं तो दुर्खिम का नाम आता है। अगला देखते हैं आगे हम समाजशास्त्री सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा कहा कि समस्त धर्म की उत्पत्ति का स्रोत समाज ही है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खिम की विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग है। जो धर्म की समाजशास्त्र की विचारधारा का दुर्खिम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा, ये तथ्य भी किसके लिए? सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम बात करता है। आगे हम देखते हैं दुर्खिम ने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट को माना है। आगे देखते हैं कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान माना है। दुर्खिम ने वस्तु शब्द का 4 पृथक पृथक अर्थों में प्रयोग किया हुआ है। सबसे पहले सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। इसमें दूसरा है सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। तीसरा है सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं। अगला है सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल बाहरी तौर पर ही देखकर जाना जा सकता है। सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं बल्कि क्या है? गतिशील धारणा है। ये भी दुर्खिम बात करता है। दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव, क्रिया का पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट के रूप में संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्यों में बाध्यता की बात कौन करता है? बाध्यता होना चाहिए दुर्खिम, अर्थात सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। इस अर्थ में भाषा, लोक कथाएँ, धार्मिक विश्वास व क्रियाएँ, व्यवसाय एक विषय, एक नियम, नैतिक नियमों आदि सामाजिक तथ्यों के अनुपम उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं दुर्खिम क्या कह रहे हैं। स्पेंसर की जेब की व्यवस्था की तुलना सामाजिक व्यवस्था से दुर्खिम को स्वीकार नहीं। जो स्पेंसर ने जेब की व्यवस्था दी
की तुलना सामाजिक व्यवस्था से की है वह दुर्खिम को स्वीकार नहीं। दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्य की जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है कि एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्तिवादी दबाव डालने की क्षमता रखता हो। आगे देखते हैं, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया है। कौन कौन? बाह्यता, बाध्यता और स्वतंत्रता, समानता। आगे देखते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा की बात कौन करता है? दुर्खिम। सामूहिक प्रतिनिधित्व सामूहिक चेतना या जनमत नहीं बल्कि उसके प्रतीक होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला क्या है? सामूहिक प्रतिनिधित्व सारे समाज में पैदा होता है। दूसरा है सामूहिक प्रतिनिधित्व का व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव होता है, जैसे कि बच्चे की शिक्षा, माता पिता, शिक्षक आदि से सामूहिक प्रतिनिधित्व के कारण ही संभव होती है। इन लोगों का निरंतर दबाव बच्चों के ऊपर शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में पड़ता है, जैसे सामूहिक दबाव के कारण ही बच्चे की शिक्षा उचित होती रहती है। आगे है, टाल्डे ने सामाजिक प्रतिनिधित्व की धारणा की आलोचना की है। आगे हम देखते हैं कल सामाजिक एकता और सामाजिक एकता का शावी सिद्धांत कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।